डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ। डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि टीडीए है ना। आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 टीडीए लर्निंग ऐप। Very good morning to all of you, especially MNS candidate, MNS aspirant। आप लोग एक नई परीक्षा की ओर जा रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं या हमारे जो वीडियोस हैं क्लासेस के या ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों ने करी होगी, ऑफलाइन क्लासेस करी होगी, सभी लोग, एवरीबडी, गुड लक फ्रॉम माय साइड एंड आई होप कि आप लोग आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छा करें और आप सभी का सिलेक्शन हो, आप लोग इस परीक्षा में सफलता प्राप्त करें। ये हम सबकी हार्दिक इच्छा है और हार्दिक इच्छा के साथ साथ हमारा सतत प्रयास इस दिशा में रहता है। और इस इंस्टीट्यूशन का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, जहाँ पर आप और हम मिलकर इस लक्ष्य को साधते हैं, तो उसी क्रम में आज हम लोगों का एक जो प्रयास है वो एक सार्थक प्रयास ये है कि आप लोगों को परीक्षा के लिए जो अति महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न हैं वो आपके साथ यहाँ पर हम लोग डिस्कस करें, आपके साथ साझा करें, आपके साथ उन प्रश्नों पर बातचीत करें जो कि आपके लिए भी बहुत उपयोगी है परीक्षा की दृष्टि से। और जो ये 50 प्रश्न जिसके साथ मैं डॉक्टर सुजीत के श्रीवास्तव आपके सामने उपस्थित हूँ, निश्चित रूप से आपकी सफलता में एक नए आयाम को लेके आएंगे, एक नए संभावनाएं तलाशेंगे। जो लोग आज पहली बार वीडियो को देख रहे हैं या पहली बार इस क्रम में शामिल हो रहे हैं, उनके लिए भी उपयोगी है। एक सीखने का एक नया जज्बा रखें और यहीं से ये मान के चलें कि जो आने वाली परीक्षा है वो आपके लिए एक बहुत सुनहरा अवसर है, आपके भविष्य के लिए एक सुनहरा अवसर है। और एक बात जीवन में ध्यान रखें कि आपके अपने प्रयास ही आपको सफलता दिलाते हैं और जिस पर आपको मुख्य रूप से निर्भर रहना है। बाकी सब भी कुछ है, जो सारा कुछ है वो निश्चित रूप से आपके प्रयास को एक सही दिशा देता है, सही मार्ग देता है, सही मार्गदर्शन करता है और आपके निर्धारित लक्ष्य की ओर पहुँचने में सहायता करता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जीव विज्ञान MNS यानी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस जो भी परीक्षा है, मिलिट्री सेवा की जो परीक्षा है उसकी जीव विज्ञान से जो संबंधित प्रश्न हैं उसको हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। Okay viewers, to who are here for the MNS exam, myself Dr. Sujit K. Srivastava here with my 50 questions that are associated with the biology. Biology is the key player in terms of the MNS exam and further your preparation, further your training in terms of the nursing services. So we all have here from the long time who know me and who are always attending the online sessions or offline sessions. So we are very familiar in this regard that how we have to tackle our examination. So with the we have very smaller time, so I just want to going to start the 50 question that's we are here for the biology and for your preparation and for your examination. So wish you all of you very best. All the best for your examination and here we are going to discuss your biology। और हाँ, एक विशेष मुख्य बात है कि कुछ तकनीकी समस्याओं के चलते जो आपके ये 50 प्रश्न हैं, इस 50 प्रश्न का जो हिंदी वर्जन है यानी हिंदी जो संस्करण है, उस हिंदी संस्करण में हो सकता है कुछ त्रुटि हो तकनीकी समस्याओं के कारण। तो उसके लिए हम आपसे क्षमा है, आपसे खेद चाहते हैं। वैसे ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर कहीं पर एक दो त्रुटि है तो उसके लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। और अगर आपको कोई इससे प्रश्न होगा तो आप उस तक पहुँचाएँगे और अपनी बात को रखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ द नोट टू ऑल ऑफ यू दैट द हिंदी वर्जन ऑफ दिस 50 क्वेश्चन में हैव सम माइन्यूट टेक्निकल फॉल्ट
So we apologize for that. Hope so you will adjust with these type of shortcomings. Okay, thank you. So I'm going to start your questions session. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो ये MNS मैराथन त्रिशूल डिफेंस एकेडमी बायोलॉजी, ठीक है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय। पहला प्रश्न है कि जो फेफड़े हैं वो किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं, फेफड़े किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं। पहला है स्टर्नम, दूसरा है रिब केज, तीसरा है बैकबोन। और जो इसका सही जवाब है, जो आप लोग देख ही रहे हैं, इसका जो सही जवाब है वो क्या है, वो है ऑल ऑफ द एबव। दिस इज द राइट आंसर हियर, ठीक है। द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, द लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय, यानी लंग्स किसके द्वारा सुरक्षित रहते हैं। सही उत्तर आपका है ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। अब बात करते हैं ये जो स्टर्नम है, रिब केज है और ये आपकी बैकबोन है। तो ये हम द्वारा जो लंग्स होता है ना, जो लंग्स है, फेफड़े हैं, ये फेफड़े हमारे सांस लेने में हमको सहायता करते हैं। मुख्य हमारा अंग है लंग्स, हमारे सांस लेने में मदद करते हैं। तो ये जो फेफड़े होते हैं ये रिब केज यानी हमारी जो पसलियाँ हैं ना उसके अंदर सुरक्षित रहते हैं। और पीछे हमारी रीढ़ की हड्डी होती है जो इसको सुरक्षित रखती है, और बीच में एक स्टर्नम होता है। तो ये जो पूरा ढांचा है ये हमारे फेफड़ों को सुरक्षित रखता है हमारे शरीर के अंदर, ठीक है। एंड लंग्स, यू नो व्हाट आर द लंग्स। तो एज यू नो व्हाट आर द लंग्स, तो लंग्स आर वेरी, व्हाट आर द लंग्स, लंग्स आर द very important organ in terms of respiration, lungs are very important in terms of respiration, ठीक है। रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है लंग्स हमारे, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एक्सलेशन, लंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द रेस्पिरेशन। और आजकल हम देख रहे हैं कि जो पेंडेमिक आया है, कोरोना पेंडेमिक आया है, वो ज़्यादा जो खतरनाक है, ज़्यादा जो चाहे उसके जितने भी वेरिएंट अभी आए हैं, अभी हम लोगों ने जो सेकेंड वेव फेस करी है वो थी आपकी डेल्टा वेरिएंट्स था कोरोना वायरस का, जो हमारे सामने आया, बहुत डेंजरस था। आपने देखा होगा कितनी फैटेलिटी हुई, कितने लोग काल कवलित हुए। लेकिन तो ये जो सारा कुछ हुआ था वो इसलिए हुआ था कि ये जो वायरस था ना वो डायरेक्ट लंग्स पे इफेक्ट कर रहा था, लोगों के लंग्स को ख़राब कर रहा था, लोगों के लंग्स पे असर डाल रहा था, और वो पकड़ में नहीं आ रहा था। आपके जितने भी RT-PCR टेस्ट हैं, ये सारे टेस्ट पकड़ नहीं। तो लंग्स पे जो इफेक्ट आता है, तो लंग्स क्या करते हैं, लंग्स ही हमारे सांस लेने में, हमारे जीवन को चलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और कभी भी लंग्स में कोई इशू आता है तो वो हमारी सांसों पे असर आता है, हमारे जीवन पे एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है। तो ये खैर फिलहाल ये बातें हैं जो हम लोगों ने अभी डिस्कस करी हैं। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बुक लंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैव बुक लंग, यानी निम्नलिखित में से किस एक जीव में बुक लंग्स होते हैं, निम्नलिखित में से किस एक जीव में बुक लंग्स होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैव द बुक लंग्स। तो इसमें आपको कई ऑर्गेनिज्म के नाम दिए गए हैं, जैसे स्पाइडर यानी मकड़ी, एंट यानी चींटी, पेंगुइन और सीलियन। तो ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, जो सही उत्तर है वो क्या है, वो सही उत्तर आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द स्पाइडर। स्पाइडर का मतलब क्या है, मकड़ी। मकड़ी आप जानते हैं, मकड़ी जो होती है स्पाइडर होती है, इट इज़ द आर्थ्रोपोडा का जो इंसेक्ट का ग्रुप उसमें आती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बुक लंग्स होता है, बुक लंग नाम इसका है, बुक लंग्स, यानी इसमें जो सांस लेने के लिए जो एक विशेष व्यवस्था होती है उसको लंग्स को हम लोग बुक लंग्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो है द मोस्ट एमेंडेड RNA इन द सेल, यानी कि इसमें पूछा है कि जो मोस्ट एमेंडेड RNA है वो कौन सा है, यानी कोशिका में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला RNA कौन सा है, ठीक है, आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले बात जानते हैं कि ये RNA क्या होता है, ठीक है। तो ये RNA वो जो होता है इसको बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड,
इसका जो ये फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये जो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है ना, ये एक तरह का न्यूक्लिक अम्ल है, और ये थ्री टाइप्स में आपको मिलता है, ये 3 इसके प्रकार होते हैं, ठीक है। एक है mRNA, जो 3 प्रकार है, तो एक है mRNA, ठीक है, एक है tRNA और एक है rRNA, ठीक है। ये 3 तरह के आरएनए आपके सामने दिख रहे हैं। तो mRNA को बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, tRNA को बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, और rRNA को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये 3 तरह के आरएनए आपने देखे हैं। अब ये पूछा है कि सबके अलग अलग फंक्शन है, हर आरएनए का अपना एक अलग फंक्शन है। mRNA का फंक्शन अलग है, tRNA का अलग है, राइबोसोमल आरएनए का अलग है। तो यहाँ पे जो सही जवाब है वो है rRNA, यानी राइबोसोमल आरएनए जो है वो सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला आरएनए है, ठीक है। तो ये है इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन आ रहा है, नेम ऑफ द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, यानी सबसे सरल अमीनो अम्ल के नाम को आपको बताना है। तो ये नाम से ही स्पष्ट है, जो सबसे सरल अमीनो एसिड है वो है ग्लाइसिन, इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। ग्लाइसिन इज द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड। अब अमीनो एसिड क्या होता है, तो ये देख लें कि अमीनो एसिड्स are the building blocks or monomers for the protein molecule। ठीक है, तो अमीनो एसिड आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स और मोनोमर्स फॉर द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और जो सबसे सिंपल अमीनो एसिड है वो आपका है ग्लाइसिन। ये सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होते हैं, ठीक है। ह्यूमन बॉडी में 20 डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ह्यूमन बॉडी के प्रोटीन में, ह्यूमन प्रोटीन में 20 डिफरेंट अमीनो एसिड पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें इस तरह से लिख लें, ह्यूमन बॉडी है 20 different types of protein molecules for its protein। ह्यूमन बॉडी है द 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स, सॉरी इसको लिखेंगे एमिनो एसिड्स फॉर द प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये एक पूरा है नेम ऑफ द सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, एंड इसमें हमने लिखा ग्लाइसिन जो है सबसे सिंपल अमीनो एसिड है, और अमीनो एसिड के बारे में कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने जानी है। ठीक है, आगे बढ़ें नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है आपके सामने। ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड बाय, किसको ने एंजाइम को टर्म दिया था। तो सिंपल सा इसमें है कि एंजाइम शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया, तो वो है जो एंजाइम शब्द गढ़ा गया था, तो एंजाइम शब्द को जो गढ़ने वाले थे वो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कुहने। कुहने इज द राइट, कुहने इज गिवन द टर्म एंजाइम, है ना। राइट नाउ वी नो व्हाट इज द एंजाइम, तो वी कैन से एंजाइम्स आर नोन एज
एज बायोकैटालिस्ट। ये जो है जैम प्रेरक होते हैं, एंजाइम आर नोन एज द बायोकैटालिस्ट। दे स्पीड अप ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन, दे स्पीड अप the rate of all the biochemical reactions or metabolic activity। ठीक है, ये ठीक है। तो दिस इज द राइट टर्म। द टर्म एंजाइम वाज कॉइन्ड, एंजाइम सब किसके द्वारा गढ़ा गया? तो आंसर आपका है पुणे। द एंजाइम आर नोन एज बायोकैटालिस्ट। दे स्पीड अप द रेट ऑफ ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन एंड दिस इज कॉल्ड और बायोकैटालिटिक एक्टिविटी। ठीक है, आगे बढ़ें। आगे हम चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है वो है कोशलैंड्स थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज नोन एज, यानी एंजाइम कैसे काम करते हैं, इसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग सिद्धांत दिए थे। कुछ ने कहा था कि लॉक एंड की थ्योरी थी कि एक एंजाइम है, उसका एक सबस्ट्रेट होता है और हर एक एंजाइम अपना एक विशेष सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है। सबस्ट्रेट का मतलब होता है कि एंजाइम जिस जगह जाकर जुड़ता है रिएक्टेंट पर, उसको सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो उसके बारे में कई लोगों ने अपने अपने थॉट दिए थे। तो कोशलैंड थ्योरी ऑफ एंजाइम एक्शन इज नोन एज, यानी कोशलैंड की थ्योरी जो एंजाइम की क्रिया के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है वो कौन था? तो उसको बोलते हैं एंड्यूस फिट थ्योरी, एंड्यूस फिट मॉडल भी इसको बोलते हैं। एंड्यूस फिट मॉडल का मतलब ये था, एंड्यूस फिट जो थ्योरी थी वो ये एक सही आंसर है, सही उत्तर है, लेकिन ये क्या था ये हम लोग जानते हैं। तो एंड्यूस फिट मॉडल एक्जैक्टली इनका कहना ये था कि जब एंजाइम और एंजाइम सबस्ट्रेट के सामने जाता है ना, तो एंजाइम का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट के ही अकॉर्डिंग चेंज होता है और उसमें जाके वो फिट हो जाता है। तो इनका ये कहना था, जैसा कि आपको पता है कि एवरी एंजाइम्स हैज a specific role in terms of the biochemical reactions। ठीक है, एंड दिस इज द थ्योरी दैट हाउ एंजाइम्स वर्क, एंजाइम किस तरीके से काम करते हैं। तो एंजाइम विभिन्न तरीकों से काम करते हैं जिससे वो रासायनिक अभिक्रियाओं की या जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को बढ़ा देते हैं और उसके स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसी को हम लोग इंड्यूस फिट मॉडल के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे चलिए। आगे जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि फिर एक हीमोग्लोबिन हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। हीमोग्लोबिन हैज़ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो इसका जो सही उत्तर है वो यही है कि क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ये है। ठीक है, मतलब हीमोग्लोबिन हैज़ द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। हीमोग्लोबिन भी निम्नलिखित संरचना होती है, तो संरचना का नाम है चतुर्धातुक संरचना, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। अब आइए जानते हैं हीमोग्लोबिन क्या होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है बेसिकली हीमोग्लोबिन आर एसोसिएटेड विथ द आरबीसीज, इसको बोलते हैं रेड ब्लड कॉर्पसूल्स, inside the blood। यानी जो मानव के रुधिर में जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का जो मुख्य काम होता है वो काम होता है ऑक्सीजन को बांधना, यानी ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन जो है क्या करता है अपने में बांधता है और पूरे शरीर में जहाँ पर भी हमको ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है तो वो
हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। द मेन फंक्शन ऑफ द hemoglobin is to bind oxygen and carry it throughout the blood inside the body. Throughout the body through our blood. यानी कि जो मुख्य काम होता है हीमोग्लोबिन का, वो ऑक्सीजन को बांधना होता है। पहला जो मुख्य काम है वो हीमोग्लोबिन का है, ऑक्सीजन का बांधना और उसको पूरे शरीर में प्रवाहित करना का मुख्य काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है निम्नलिखित में से एक विच ऑफ द फॉलोइंग एन एंटीकोडोन अकर्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एन एंटीकोडोन अकर्स, यानी निम्नलिखित में से किसमें एक एंटीकोडोन होता है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है, वो जो आपका उत्तर है वो ये है, वो आपका जो उत्तर है वो क्या है, वो है टीआरएनए। यानी टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए में जो है एंटीकोडोन होता है। एंटीकोडोन और कोडोन किस लिए होता है? कोडोन, एंटीकोडोन बेसिकली प्रोटीन निर्माण से संबंधित है, यानी वो एक अमीनो अम्ल को बांधता है। तो कोड हमेशा एमआरएनए पे होता है और टीआरएनए पे एंटीकोडोन होता है। तो ये चीज़ हम लोग देख लेते हैं थोड़ा बेसिकली कि कोडोन्स एंड एंटीकोडोन्स आर necessary for the protein formation inside the cell, inside our body। यानी ये जो कोडोन और एंटीकोडोन है, ये दोनों हमारे लिए, कोडोन और एंटीकोडोन क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है, शरीर में होने वाली क्रियाओं के लिए ज़रूरी है। और जो कोडोन होता है एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए के पास जो है, जो होता है वो क्या होता है, वो कोडोन होता है। ठीक है, और टीआरएनए के पास क्या होता है, एंटीकोडोन। ठीक है, तो दो तरह की चीज होती है, एमआरएनए के पास कोडोन होता है, टीआरएनए के पास एंटीकोडोन होता है। और कोडोन और एंटीकोडोन प्रोटीन के निर्माण से संबंधित है, प्रोटीन के फॉर्मेशन से संबंधित है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये भी है कि ये जो आपका ये कोडोन और एंटीकोडोन है, ये मुख्यतः जो है संबंध किससे है, प्रोटीन सिंथेसिस से है। प्रोटीन फॉर्मेशन से, प्रोटीन प्रोडक्शन से। ठीक है, तो ये पूरा चीज है जो स्ट्रक्चर आपके सामने है। ठीक है, फिर हम आते हैं द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम। ये सबसे तेज जो काम करने वाला एंजाइम है वो कौन होता है? जो फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम है, दैट इज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम, दैट इज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम जो है वो कौन सा है? द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम इज व्हाट? कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज नोन एज द फास्टेस्ट एक्टिंग एंजाइम। यानी कार्बोनिक एनहाइड्रेज को सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम कहते हैं। ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है ना, ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, और पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको बोलते हैं।
पावर हाउस ऑफ द सेल जिसको बोलते हैं एज द कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। ठीक है, ये एक पूरा इसमें हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एंजाइम तो बहुत होते हैं, बहुत सारे एंजाइम होते हैं, लेकिन जो सबसे तेज काम करता है, जो सबसे तेज काम करने वाला एंजाइम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिक एनाहाइड्रेज। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं, 10th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन फास्फोलिपिड है? ये फास्फोलिपिड है, लिपिड में से है, तो इसमें से फास्फोलिपिड कौन है? तो आपको पता है कि इसमें 3 और ऑप्शन दिए हैं। निम्नलिखित में से कौन फास्फोलिपिड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्फोलिपिड? एंड ऑप्शंस आर एस्टरनॉल, कोलेस्ट्रॉल, लिसाइथिन और स्टेरॉइड। आपको पता है कि ये जो बाकी है वो क्या है? आपके स्टेरॉइड हैं। केवल जो है आपका ये जो है लेसिथिन, ये आपका क्या है? फास्फोलिपिड है। रेस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल यानी कि लिपिड का फॉर्म है। ये क्या है? फास्फोलिपिड। तो इसको लिखते हैं फास्फोलिपिड मीन्स फास्फोरस प्लस लिपिड। तो ये है चीजें, प्रश्न। आगे चलते हैं। तो ये हम लोगों ने 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस किया है। 10 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो हर प्रश्न के साथ हम आपसे कुछ डिस्क्रिप्शन भी दे रहे हैं। ये डिस्क्रिप्शन भी एक तरह से आपके नॉलेज या आपके क्वेश्चंस के रेंज को बढ़ा रहे हैं, और हर एक क्वेश्चन अपने आप में 3-4 क्वेश्चन को कवर कर रहा है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है ये सारी चीज़ों का। ठीक है, फिर है द नॉर्मल डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज ए नॉर्मल हेल्दी एडल्ट ह्यूमन इज। एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में सामान्य डायस्टोलिक रक्तचाप क्या होता है? तो पहले जानते हैं कि ये जो रक्तचाप है ये क्या होता है। जो ब्लड प्रेशर होता है यानी रक्त दाब, वो उस जो हमारा जो हार्ट है, वो हमारा हार्ट एक प्रेशर के साथ ब्लड यानी रुधिर को पंप करता है हमारी आर्टरीज में, रुधिर वाहिकाओं में। ठीक है, जिस प्रेशर के साथ वो पंप करता है ब्लड को, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक बोलते हैं। जिस प्रेशर के साथ वो पंप करता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। ठीक है, और जो जिस प्रेशर, फिर वो जो ब्लड पंप होता है बॉडी में, वो बॉडी में ट्रैवल करता है, घूमता है और हर जगह जाता है और वापस हमारे हार्ट तक आता है। तो जब हमारे हार्ट तक जो आता है, तो जिस प्रेशर के साथ वो हमारे हार्ट तक आता है, उस प्रेशर को हम लोग डायस्टोलिक बोलते हैं, और वो वेन्स के थ्रू हमारे बॉडी में आता है। अब हम देखते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर होता है 120 मिलीमीटर Hg यानी ऑन मर्करी एंड 80 मिलीमीटर ऑन Hg। तो ये जो एक सामान्य स्वस्थ वयस्क में सामान्य डायस्टोलिक वो प्रेशर क्या है? डायस्टोलिक है। ठीक है, देयर आर 2 टाइप। तो वो आपका है 80 मिलीमीटर ऑन Hg यानी 80 मिलीमीटर साइड, उस पर जो ब्लड प्रेशर जिसे नापते हैं उस पर होता है। अब आइए देखते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर इनसाइड द ह्यूमन बॉडी क्या है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर, नॉर्मल ब्लड प्रेशर और BP फॉर द ह्यूमन बॉडी is 120 millimeter and 80 millimeter on the Hg। ये सामान्य रुधिर का दाब है जो मानव के शरीर में होता है। कितना होता है वो होता है 120 मिलीमीटर एंड 80 मिलीमीटर ऑन Hg। 120 को हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक। इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सिस्टोलिक। 120 को इसको बोलते हैं सिस्टोलिक बोलते हैं, और 80 इसको हम बोलते हैं सिस्टोलिक, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डायस्टोलिक।
डायस्टोलिक क्यों बोलते हैं? डायस्टोलिक कहते हैं कि इस प्रेशर के साथ जो है ब्लड वापस आता है हार्ट में। 120 क्यों बोलते हैं? इसके साथ वो ब्लड जो ब्लड है वो जाता है बॉडी में, ठीक है, हार्ट पंप करता है और इसी प्रेशर के साथ पंप करता है 120 मिलीमीटर ऑन एचजी, जिससे बॉडी में जाता है, और 80 मिलीमीटर ऑन एचजी उससे वो वापस आता है। तो ये पूरा जो है ये प्रक्रिया होती है। और सामान्य स्थितियों में, सामान्य व्यक्ति में 120 मिलीमीटर और 80 मिलीमीटर ऑन एचजी होता है, दिस इज द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ब्लड प्रेशर। लेकिन ये ब्लड प्रेशर वेरी करता है, ब्लड प्रेशर वेरी करता है एज के अकॉर्डिंग। 50, 40, 50, 60 जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती है तो सामान्य जो ब्लड प्रेशर है थोड़ा बढ़ा हुआ आता है। हर 10 साल पे 10 पॉइंट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यानी अगर 50s में कोई होगा तो उसका ब्लड प्रेशर 130, 90 आएगा, इस तरीके से बढ़ता है। कुछ बीमारियों के कारण भी जिनको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो जाता है ना, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है उनके हार्ट में, तो उनका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आने लगता है, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, ठीक है। इसी तरीके से जो है जेंडर का भी इशू होता है, मेल फीमेल में जो है ब्लड प्रेशर को वेरी करता है। और साथ में अगर कोई फिजियोलॉजिकल कंडीशन है तो उसमें भी ब्लड प्रेशर आपका वेरी करता है, ठीक है। तो ये सारा कुछ जो है जो कि हमारे बॉडी में होता है, ठीक है। ओके, सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 वर्ड आइटम मीन्स द सेम थिंग, यानी निम्नलिखित में से किस 2 शब्द आइटम का अर्थ एक है। यानी आपको 2 वर्ड दिए गए हैं, 2 शब्द दिए गए हैं जोड़ों में, उनमें बताना है कि जो एक ही चीज़ को बता रहे हैं। यानी 2 शब्द दिए गए हैं और उन 2 शब्द जो एक ही चीज़ को बता रहे हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं ब्लड कैंसर, हीमोफीलिया, क्या ये एक है? ये आपने देखा आपके पास है ये ब्लड कैंसर और हीमोफीलिया। तो ये क्या ये जो है एक है, एक पूछा है ना, तो ये क्या एक है? ब्लड कैंसर या हीमोफीलिया क्या एक है? तो ये ब्लड कैंसर और हीमोफीलिया क्या एक है? नहीं, एक नहीं है, ये अलग अलग है। ब्लड कैंसर हीमोफीलिया अलग है। फिर है ऑस्टियोपोरोसिस आर्थराइटिस, नहीं, ये भी अलग अलग है। फिर ये तो नन ऑफ दीज है ही है। और फिर हम जो सही आंसर है वो आपका है पेस मेकर और एसए नोड। ये पेस मेकर एसए नोड is the right answer. And what is the pacemaker? It is related to the heart. ये हार्ट से रिलेटेड है और हार्ट में it generate हार्ट बीट। Inside heart beats inside our body. यानी कि जो ऐसे नोड है इसको पेसमेकर भी बोलते हैं, हमारे बॉडी में हार्ट बीट को जनरेट करता है ना। और नॉर्मल जो हमारा हार्ट बीट है वो कितना होता है? 72 बीट्स पर मिनट। ये हमारी हार्ट बीट होती है, 72 बीट पर मिनट हमारी हार्ट बीट होती है। 72 बीट्स पर मिनट इज आवर हार्ट बीट, ठीक है। 72 बीट पर मिनट इज आवर हार्ट बीट, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चंस आ रहा है आपका। व्हाट इन द ह्यूमन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? यानी कि जो मनुष्यों में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है, मनुष्यों में जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर है उनमें अंतर कितना है? तो इसका सही जवाब है, ये हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया, इसका सही जवाब जो आपका है वो है 40 मिलीमीटर ऑन एचजी। रीज़न क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नॉर्मली जो हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का वो है 120 मिलीमीटर ऑन 80 मिलीमीटर ऑन एचजी, ठीक है। ये आपका सामान्य नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, नॉर्मल बॉडी ब्लड प्रेशर है, जहाँ पर 120 मिलीमीटर एचजी और 80 मिलीमीटर ऑन एचजी है। ये 80 है, अगर आपको 80 है, ठीक है। अब ये सिस्टोलिक है, ये सिस्टोलिक है और ये डायसिस्टोलिक है। ये जो है आपका सिस्टोलिक है और ये आपका है डायस्टोलिक, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? मनुष्यों में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दबाव में क्या अंतर है ना, कितना का अंतर है? व्हाट इन द ह्यूमन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर? कुछ आपको टर्म दिए गए हैं। तो आप जान रहे हैं कि 120
20 सिस्टोलिक है, -80 जो कि डायस्टोलिक है ना, ये मिलीमीटर ऑन HG। तो जो उत्तर आया 120 में से जो है जवाब सॉरी जवाब 120 में से 80 को घटाएंगे तो आएगा 40 मिलीमीटर ऑन HG। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाते हैं। ये है Which one of the following carries deoxygenated blood to the lungs from the right ventricle? यानी कि ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दाएं वेंट्रिकल निलय को बोलते हैं, दाएं निलय से फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित रक्त पहुंचाता है। ठीक है, तो जो हमारा हार्ट है ना, वो हमारे हार्ट का काम क्या है? ब्लड को सप्लाई करना बॉडी में। अब हमारी बॉडी में जब ब्लड सप्लाई होता है तो हार्ट जो है धमनियों में जो रक्त को भेजती है वो पूरे शरीर में पहुंचाते हैं और शिराओं से होते हुए रक्त वापस हृदय में पहुंचता है। ये रक्त का काम है। अब इसमें हम देखते हैं कि जो है जो हार्ट यानी हृदय है उसके दो भाग होते हैं, लेफ्ट एंड राइट, बायां और दाहिना, लेफ्ट पार्ट एंड राइट पार्ट। साथ में हार्ट एक एबव पार्ट होता है, ऊपर होता है और नीचे होता है। तो हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है। इन ह्यूमन देयर आर 4 चैम्बर्ड हार्ट। 4 उसके भाग होते हैं। ऊपर के भाग को हम लोग एरिकल बोलते हैं यानी अलिंद बोलते हैं, नीचे के भाग को बोलते हैं निलय यानी कि वेंट्रिकल। और हार्ट हमारा 2 पार्ट में, लेफ्ट एंड राइट के पार्ट में बटा होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रश्न आपका है, निम्नलिखित में से कौन डायवेंट्रिकल से फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुंचाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरीज डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड टू द लंग्स फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल? तो इसका जो सही जो जवाब है वो इसका सही जवाब आपका है पल्मोनरी आर्टरी यानी कि फुसफुसी धमनी। ये जो धमनी है ये दाएं वेंट्रिकल से फेफड़ों में ऑक्सीजन रहित ब्लड को पहुंचाती है। दाएं जो है वेंट्रिकल से फेफड़ों में जो ब्लड जो पहुंचाती है ऑक्सीजन, उसका नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी या फुसफुसी धमनी। ठीक है, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द कंडीशन वेयर ब्लड क्लॉट फॉर्म इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? यानी कौन सी उस स्थिति को क्या बोलते हैं संचार प्रणाली में जिसमें रक्त का थक्का चलता है? तो ये सिंपल सा इसका है, दिस इज द थ्रोम्बस। उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं थ्रोम्बस। ये इसको व्हाट इज द कंडीशन वेयर ब्लड क्लॉट फॉर्म इन द सर्कुलेटरी सिस्टम? संचार प्रणाली में रक्त थक्का बनने की स्थिति क्या है? तो आंसर है आपका थ्रोम्बस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। ये एक प्रश्न है, कुछ बड़ा प्रश्न है। बड़े प्रश्न को थोड़ा सा देख लेते हैं। बड़े प्रश्न में क्या है? बड़े प्रश्न में क्या है कि विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू फूड चेन? यानी कि फूड चेन से संबंधित हमें आपको बताना है कि कौन सही है कौन नहीं सही है। ठीक है, तो फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला जो कि हमारी इकोलॉजी में यानी हमारे परितंत्र में पाई जाती है। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फूड चेन? 4 बातें दी गई हैं, 3 बातें दी गई हैं। एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फ्रॉम ट्रॉपिक लेवल, यानी खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक कोशी स्तर बनाता है, जो कि क्या है? बिल्कुल आपका सही जवाब है, ये सही बात है। खाद्य श्रृंखला में का प्रत्येक घटक कोशी स्तर बनाता है। दूसरा क्या है? इंटर रिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। बिल्कुल सही बात है कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है। यानी बहुत सारी फूड चेन जब आपस में जुड़ती हैं तो उनको क्या है? फूड वेब बोलते हैं। ठीक है, फिर क्या है? ऑल द चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो। पोषण संबंधों से बनी सभी श्रृंखलाओं को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है ऊर्जा प्रवाह। यानी ये तो तीनों बातें हैं, वो तीनों बातें सही हैं आपकी खाद्य श्रृंखला या फूड चेन से। तो दिस इज द राइट। तो आंसर आपका कौन सा होगा? आंसर आपका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? वो है ऑल ऑफ द अबव। दिस इज द राइट आंसर। दिस इज द राइट आंसर। ये सही जवाब है, तो से सही। ठीक है, आगे बढ़े 17। निम्नलिखित में से किसमें अधिकतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर मैक्सिमम एनर्जी? ये आपसे पूछा गया है प्रश्न कि इसमें से जो है किसमें सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो आपको पता है कि जो
ग्रीन प्लांट्स हैं, हरे पौधे हैं, यानी कि जितने भी हरे पौधे हैं इस पृथ्वी पर, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर बोलते हैं, प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश को लेते हैं, उसको ट्रैप करते हैं, उसको अपने शरीर में, अपने बॉडी में, अपने पत्तियों में लेकर पर्णहरित की उपस्थिति में जमीन से जल, वायु से ऑक्सीजन लेकर और उससे भोजन का निर्माण करते हैं ग्लूकोज के रूप में। ये सारे हरे पौधे करते हैं, जिनको हम लोग प्राथमिक उत्पादक बोलते हैं। तो वी नो दैट प्लांट्स आर बेसिकली ट्रैप सोलर रेडिएशन एंड फॉर्म ग्लूकोज विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, water, minerals in presence of chlorophyll, that is called glucose. And this food is basically and in this entire process they required lots of energy like solar radiation and all that rather than primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer। यानी कि जो प्राथमिक उत्पादक हैं उनको इस क्रम में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन है, ये एक सही बात है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर और प्राइमरी कंज्यूमर और प्राथमिक उपभोक्ता, इसका जो है सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़े। फिर है जनसंख्या की कौन सी विशेषता नहीं है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो जनसंख्या में कौन सी एक विशेषता नहीं है। तो आपको पता है किसी भी जनसंख्या में जो है क्या होती है, आपको पता है जनसंख्या में क्या होती है? नेटेलिटी होती है, प्राकृतिकता होती है। नेटेलिटी को बेसिकली नेटेलिटी प्राकृतिकता नहीं है बल्कि जन्म दर से है, यानी जन्म दर है, इसको बोलेंगे हम लोग जन्म दर बोलेंगे, जन्म दर। ठीक है, जो नेटेलिटी है ये नेटेलिटी प्राकृतिकता नहीं है, ये जन्म दर है, ये जन्म दर है। मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर, तो ये आप जानते हैं किसी भी जनसंख्या में, पॉपुलेशन में, ये जो है पॉपुलेशन में जो होती है जन्म दर होती है, मृत्यु दर होती है। यानी कहीं पर भी जनसंख्या है तो लोग जनसंख्या में आपने देखा होगा लोगों के हर क्षण हर दिन मृत्यु होती है बहुत सारे लोगों की, और उसी समय उसी में देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का जन्म भी हो रहा है। तो जन्म भी हो रहा है, मृत्यु भी हो रही है। जन्म लेने से लोग बढ़ते हैं, मृत्यु होने से लोग घटते हैं। तो ये जनसंख्या को निर्धारित करने के बहुत दो विशेष जो है कारक हैं, जिसको हम लोग नेटेलिटी, मॉर्टेलिटी करते हैं। तो ये जो है पॉपुलेशन से रिलेटेड है। ठीक है, फिर बातें करते हैं सेक्स रेशियो की। तो हमने देखा फिर क्या है, नेटेलिटी यानी जन्म दर है, मॉर्टेलिटी यानी मृत्यु दर है, दोनों जनसंख्या से संबंधित है। फिर बात आता है सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो का मतलब क्या है? लिंग अनुपात से है। लिंग अनुपात का मतलब क्या? लिंग अनुपात का मतलब हुआ कि मेल फीमेल, यानी कि पुरुष और स्त्री, दो लोग हैं, पूरी जनसंख्या में पुरुष स्त्री होते हैं, चाहे बच्चे बूढ़े, उनको भी आप रख लीजिए। तो बुढ़ापा, बचपना, ये सब कुछ अवस्थाएं हैं जीवन की। लेकिन जो मुख्य रूप से जो जनसंख्या होती है वो स्त्री और पुरुष में विभाजित होती है, यानी लड़के और लड़कियां। बच्चों का भी जन्म होता है तो उनमें लड़की होती है या लड़का होता है, या तो स्त्री पुरुष का ये जो विभाजन है इसी को लिंगानुपात बोलते हैं, सेक्स रेशियो बोलते हैं। तो हम देखते हैं कि तीनों बातें आपकी जो है संबंधित है किससे? पॉपुलेशन से। बस एक चीज़ नहीं संबंधित है, वो उस चीज़ को क्या नाम देते हैं? उस चीज़ को हम लोग नाम देते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। तो दिस इज द राइट आंसर। तो आपने देखा कि ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है ना? जो स्ट्रैटिफिकेशन है वो इस प्रश्न का सही जवाब है, क्योंकि ये जनसंख्या से संबंधित नहीं है। ठीक है, या जनसंख्या की कौन सी विशेषता नहीं है, तो स्ट्रैटिफिकेशन विशेषता नहीं है। नेटेलिटी है, मॉर्टेलिटी है, सेक्स रेशियो है, ये तीनों आपकी पॉपुलेशन एक जनसंख्या की विशेषता है। कौन विशेषता नहीं है? स्ट्रैटिफिकेशन यानी स्त्रीकरण। स्त्रीकरण का मतलब होता है स्ट्रैटिफिकेशन, जो लेयर्स होते हैं, तो ये उसकी विशेषता नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एबिलिटी ऑफ ए पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल एनवायरमेंट कंडीशन इज कॉल्ड। अच्छा प्रश्न है, आदर्श पर्यावरणीय स्थितियों में जनसंख्या के बढ़ने की क्षमता कहलाती है। यानी कि एक सब कुछ आपको आइडियल रूप में मिलता हो, यानी भोजन मिल रहा है ना, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ फूड है, भोजन की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। ठीक है, भोजन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, और जितने भी
और कारक हैं, जैसे भोजन उपलब्ध है, रहने का स्थान उपलब्ध है, अच्छी वायु उपलब्ध है, अच्छा जल उपलब्ध है, अच्छी हवा उपलब्ध है, अच्छा सारी कुछ बहुत ही आदर्श दशाएं उपस्थित हैं। तो उस क्रम को, उस द एबिलिटी ऑफ पॉपुलेशन टू इंक्रीज अंडर आइडियल एनवायरमेंट कंडीशन इज कॉल्ड, यानी कि आदर्श पर्यावरणीय दशा, पर्यावरणीय परिस्थितियों में जनसंख्या के बढ़ने की क्षमता क्या कहलाती है। तो जब आपके पास भोजन पर्याप्त मात्रा में है, सुरक्षा है, सिक्योरिटी है ना, और सारी जो कंडीशन, तो पॉपुलेशन क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, किसी की भी जनसंख्या बढ़ेगी, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल, यानी कि जैविक, यानी कि उसको क्या बोलते हैं, जैविक क्षमता, यानी कि बायोटिक पोटेंशियल। दिस इज द राइट आंसर फॉर इट। ओके, नाउ वी मूव फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है, इन एन इकोसिस्टम द एनर्जी फ्लो इज ऑलवेज, तो एक परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव होता है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो एक परितंत्र में, यानी इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो हमेशा क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल, यानी एक दिशीय होता है। इन इकोसिस्टम द एनर्जी ऑलवेज फ्लो इन अ सेम डायरेक्शन, इन अ सिंगल डायरेक्शन, यानी जो ऊर्जा का प्रवाह है वो एक परितंत्र में का क्या होता है, केवल एक ही दिशा में होता है। और इकोसिस्टम क्या है, इट इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द एनवायरनमेंट। इकोसिस्टम व्हाट, इकोसिस्टम जो होता है, इकोसिस्टम इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनवायरनमेंट, स्ट्रक्चरल एंड functional structure and functional unit of environment, इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। द वर्ड इज गिवन बाय A.G. Tanzilian। A.G. Tanzilian नाम के वैज्ञानिक ने नाम के वैज्ञानिक ने इस वर्ड को सबसे पहले दिया था। ठीक है, आगे चलें। जब आगे चलेंगे तो हम देखेंगे, फिर आता है द लॉन्गेस्ट स्टेज इन द सेल साइकिल इज, यानी कि किसी भी कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था क्या होती है। कोशिका चक्र वास्तव में बोलते हैं कोशिका के विभाजन से संबंधित है, सेल के डिवीजन से संबंधित है। सेल के डिवीजन में एक सेल है, बड़ी होती है, जब बड़ी होती है, छोटी से बड़ी होती है, जब बड़ी होती है तो वो सेल डिवाइड कर जाती है। जब सेल छोटी से बड़ी होती है वो डिवाइड कर जाती है, विभाजित हो जाती है। पहले उसका केंद्रक विभाजित होता है, न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिसको हम लोग कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं, और फिर उसका जीवद्रव्य विभाजित, कोशिका द्रव्य विभाजित होता है, जिसको हम लोग साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है, इसमें सबसे लंबी प्रक्रिया कौन सी है, इसी का प्रश्न है। तो इसी को कोशिका चक्र भी बोलते हैं। कोशिका के विभाजन की प्रक्रिया पूरी कोशिका चक्र कहलाती है। तो इसमें पूछ रहा है कि कोशिका चक्र की सबसे लंबी अवस्था कौन सी होती है, यानी सबसे लंबा फेज कौन है उस पूरे सेल डिवीजन का। तो बहुत ही ये अंतर अवस्था अथवा इंटरफेज, यानी अंतर अवस्था अथवा इंटरफेज को हम लोग बोलते हैं, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, इट इज द लॉन्गेस्ट फेज, लॉन्गेस्ट फेज इन द सेल साइकिल और सेल डिवीजन। ठीक है, ये जो इंटरफेस होता है इसको हम लोग सबसे लंबी अवस्था मानते हैं। कोशिका विभाजन में सबसे लंबी अवस्था होती है। दूसरी चीज है कि इन द इंटरफेस cell prepare themselves for the cell division. Cell prepare themselves for the cell division. ठीक है, यानी कि इस अंतर अवस्था में कोशिका अपने को विभाजन के लिए तैयार करती है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कैन बी ऑब्जर्व बेस्ट ड्यूरिंग, यानी गुणसूत्र संरचना को सबसे अच्छी तरह देखा कब जाता है। तो ये कोशिका विभाजन की कई अवस्थाएं हैं जिसको इंटरफेज बोलते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ये सारी जो है
सेल डिवीज़न की स्टेजेस हैं, कोशिका विभाजन की अवस्थाएं हैं। पूछा जाता है कि गुणसूत्र कब जो है गुणसूत्र संरचना को सबसे अच्छी तरह देखा जा सकता है, कब ये यानी जो गुणसूत्र का जो संरचना है उसको कब सबसे अच्छी तरीके से देखा जा सकता है। तो गुणसूत्र क्या होते हैं, पहले ये देख लो कि व्हाट आर द क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम्स आपके होते हैं, क्रोमोसोम बेसिकली क्रोमोसोम्स आर बेसिकली chromatin network inside the nucleus of the cell, inside the nucleus of the cell, ठीक है। inside the nucleus of the cell यानी कि जो गुणसूत्र होते हैं वो वास्तव में कोशिका के केंद्रक में उपस्थित क्रोमैटिन धागे, क्रोमैटिन नेटवर्क्स हैं, ठीक है। इनको क्रोमैटिन धागे अथवा क्रोमैटिन नेटवर्क्स बोलते हैं। क्रोमैटिन नेटवर्क्स और क्रोमैटिन धागे, ठीक है, अंडर द क्रोमोसोम। कब ये दूसरी चीज़ है कि जो गुणसूत्र होते हैं ये किस शेप के होते हैं, तो बेसिकली दे आर एक्स वी जे XVJ टाइप स्ट्रक्चर। ये जो आपके जो गुणसूत्र होते हैं ये वास्तव में XYVJ के रूप में आपको मिलते हैं। They are XVJ type structure and they are basically made up of nucleoprotein. Chromosomes are made up by the nucleoprotein. ये न्यूक्लियोप्रोटीन से संबंधित है। न्यूक्लियोप्रोटीन जो है क्रोमोसोम जो है आपका न्यूक्लियोप्रोटीन से संबंधित है, यानी कि क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, डीएनए आरएनए और प्रोटीन, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो इस प्रश्न का जो सही जवाब है, जो आंसर है, क्रोमोसोम की संरचना सबसे अच्छी तरह कब देखी जा सकती है सेल डिवीजन में, तो वो जो अवस्था है वो होती है मेटाफेज यानी कि मध्यावस्था। यानी इस स्टेज पर जो गुणसूत्र होता है वो क्लियरली विजिबल होता है, स्पष्ट रूप से दिखता है, वो एक्स शेप में दिखता है, दैट इज अ विजिबल एज एक्स शेप। इंग्लिश का जो एक्स लेटर है उसी के शेप में दिखता है, ठीक है। ओके, सो आगे बढ़े। 23 क्वेश्चंस हैं। What is the form of cell division which result in creation of the gamete or sex cell? यानी कोशिका विभाजन का एक रूप क्या है जिसके परिणाम स्वरूप युग्मक या सेक्स कोशिकाओं का निर्माण होता है। यानी जो गैमेट्स हैं, गैमेट्स दो तरीके के होते हैं, मेल गैमेट्स, फीमेल गैमेट, नर युग्म और मादा युग्म। तो इसका जो निर्माण होता है वो किस तरीके के कोशिका विभाजन के द्वारा होता है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होता है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस। इसका जो सही उत्तर है वो ये आपका है अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस, इसका राइट आंसर फॉर इट, ठीक है। जहाँ पर आपका जो गुणसूत्र है ना, ये जो सेक्स सेल्स यानी कि गुणसूत्र यानी गैमेट्स का जो निर्माण होता है वो किस सेल डिवीजन के कारण होता है, तो इसका है अर्धसूत्री विभाजन। इसको मियोसिस भी बोलते हैं। क्यों ये मियोसिस को क्यों बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं अर्धसूत्री को रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, तो रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं। और इस रिडक्शन डिवीजन में भी क्या करता है, इट प्रिपेयर इसमें से मियोसिस जो होती है, मियोसिस फॉर्म 4 सेल्स, 4 डॉटर सेल, 4 जो है संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है बाय द
सिंगल मदर सेल। यानी जो एकमात्र कोशिका है वो 4 संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस में, और यही जो है आपका युग्मक यानी सेक्स सेल को बनाने का एक जो है एक विभाजन है, विशेष विभाजन, जिसको अर्धसूत्रीय विभाजन या मियोसिस कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 इज द सेल इज द नॉट अप्लाइड फॉर, यानी कि कौन इन सेल के लिए आवेदन नहीं किया गया। सेल यानी कोशिका के लिए इनमें से कौन है जो शामिल नहीं है, यानी जो सेल यानी कि कोशिका है वो इस प्रश्न में किसके लिए जो है वो उपयोगी नहीं है या वो शब्द उसमें शामिल नहीं होता है। तो हमने इस पर आपको जो ऑप्शंस दिए हैं वो इस तरीके से हैं। आपके ऑप्शंस हैं एल्गी, बैक्टीरिया, वायरस एंड फंगी। तो इसमें है एल्गी में जो है सेल होता है, तो इसका जो सही एल्गी में सेल होता है, बैक्टीरिया में जीवाणु की सेल से बनी होती है, फंगाई कवक की सेल से बना होता है। जो वायरस होता है यही जो है केवल इसमें जो है सेल नहीं होता है, ये एसेलुलर होता है। वायरस इज द एसेलुलर एंड दिस इज द राइट आंसर। द सेल इज नॉट अप्लाइड फॉर द वायरस, यानी वायरस के लिए सेल अप्लाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज वायरस इज कंसीडर्ड एज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि विषाणु को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी मानते हैं। इसको देखते हैं, इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इट इज मेड, और ये जो वायरस होता है ये किससे मिल, ये सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी, कोई सजीव नहीं है, लेकिन जब ये किसी शरीर में पहुंच जाता है, शरीर के अंदर जाता है, तो अपने को बढ़ाता है और एक सजीव की तरह व्यवहार करता है। लेकिन जब तक शरीर से बाहर होता है कि निर्जीव एक छोटे कण की तरह ही होता है, जैसे कोरोना वायरस, कोविड-19, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर अस। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज दैट दिस वायरस इज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। All the virus are made up by the protein and nucleic acid. यानी जो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से सारे वायरस बने होते हैं, और ये कनेक्टिंग लिंक है, यानी कनेक्टिंग लिंक किसके हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग के। फिर तीसरी चीज है वायरस इज इक्वल टू प्रोटीन प्लस डीएनए और आरएनए। ठीक है, यानी जो वायरस में डीएनए आरएनए दोनों नहीं आता, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा, तो ये सब कुछ वायरस के लिए आता है। और हम 25th क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। द मेम्ब्रेन अराउंड द वैक्यूल इज नोन एज, रिक्तिका के चारों ओर की झिल्ली कहलाती है। तो इसका एक सरल उत्तर है, ये जो टोनोप्लास्ट है, यही जो है रिक्तिका के सबसे बाहर की जो झिल्ली है उसको बोलते हैं। वैक्यूल कहाँ, वैक्यूल क्या होती है? रिक्तिका होती है। रिक्तिका का मतलब ये पौधों की कोशिकाओं में ही रिक्तिकाएं मिलती हैं, एनिमल सेल में नहीं मिलती। वैक्यूल्स आर ओनली फाउंड इनसाइड द प्लांट सेल। वन लार्ज वैक्यूल, एक बड़ी वैक्यूल मिलती है प्लांट सेल में, पौधों की कोशिकाओं में। जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका या वैक्यूल नहीं पाई जाती है, बहुत छोटी पाई जाती है। ठीक है, तो पहला है कि ये वैक्यूल्स आर ओनली प्रेजेंट inside the plants। पहला कि पौधों की कोशिकाओं में जो है रिक्तिकाएं पाई जाती हैं, पहला। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? दूसरा क्या है कि वैक्यूल्स आर filled up by the
by the mineral liquid that is called vascular sap. यानी जो वैक्यूल है वो एक तरीके के तरल से भरा होता है जिसको हम लोग वैस्कुलर सैप बोलते हैं। ठीक है, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 26, ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। तो एक पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से बनी होती है प्रोटीन, सेलुलोज, लिपिड एज स्टार्च। तो आपका जो है जो सही आंसर है, जो सही उत्तर है वो ये है कि सेलुलोज, यानी जो सही उत्तर है वो क्या है, वो सेलुलोज है। यानी ए प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। एज सेलुलोज इज द मोस्ट abundant organic material in the universe। ठीक है, यानी कि जो सेलुलोज है ये प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक कार्बनिक पदार्थ है। ठीक है, एंड दिस इज द इट इज द नॉन लिविंग सब्सटेंस। ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। ठीक है, आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट, लाइसोसोम आर नोन एज सुसाइडल बैग बिकॉज ऑफ। यानी कि लाइसोसोम को आत्मघाती बैग के रूप में क्यों जाना जाता है? इसलिए जाना जाता है बिकॉज इट हैज़ अ हाइड्रोलिटिक एक्टिविटी और हाइड्रोलिटिक गतिविधि, यानी हाइड्रोलिटिक गतिविधि होती है। हाइड्रोलिटिक गतिविधि का मतलब ये डाइजेस्ट यानी चीज़ों को गलाने का काम करती है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज लाइसोसोम्स हैव डाइजेस्टिव एंजाइम्स and all the digestive enzymes are known as the hydrolases. Hydrolases mean they catalyze the reaction of hydrolysis, है ना? They catalyze the process of hydrolysis। ठीक है, तो ये प्रश्न है। आगे चलें। ए सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज, यानी कि एक कोशिका बिना कोशिका भित्ति के, उसको क्या हम लोग बोलते हैं? सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज, तो इसको हम लोग बोलते हैं ए सेल विदाउट सेल वॉल इज टर्म्ड एज प्रोटोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट। ये बिना कोशिका भित्ति वाली कोशिका कहलाती क्या है? प्रोटोप्लास्ट कहलाती है। ठीक है, यानी कि जो सेल है इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, सेल माइनस सेल वॉल इज इक्वल टू प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो यानी सेल में से सेल वॉल को निकाल देते हैं तो जो बचता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इज, केंद्र का जो सेंट्रोसोम का कार्य क्या है? केंद्रक का कार्य नहीं है, केंद्रक ये यहाँ पर बाई मिस्टेक दिट इज रॉन्ग, है ना, तो ये केंद्रक नहीं है, तारक काय इसको बोलते हैं। तारक काय का कार्य क्या है? तो बेसिकली ये क्या है? तारक काय है, काय। ठीक है, द फंक्शन ऑफ द सेंट्रोसोम, तारक काय का कार्य क्या है? तारक काय का जो कार्य है वो क्या है? 4 आपको ऑप्शन दिए गए हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर, ऑस्मोरेगुलेशन, सीक्रेशन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो जो सही जवाब वो है ये फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर का जो गठन है, यही फंक्शन है किसका? सेंट्रोसोम या तारक काय का। ठीक है, आगे चलते हैं।
ठीक है। फिर आपका आता है द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया द्वारा प्लाज्मा झिल्ली पार करते हैं, यानी जो कोशिका की जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, वो किस तरीके से ऑक्सीजन लेती है या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालती, कौन सा प्रोसेस है। तो आपको देखा कि एक्टिव डिफ्यूज़न है, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न है, पैसिव डिफ्यूज़न है और रैंडम डिफ्यूज़न है। तो पैसिव डिफ्यूज़न को क्या बोलते हैं, निष्क्रिय प्रसार। तो यही इसका सही जवाब है, यानी कि पैसिव डिफ्यूज़न के द्वारा ही ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्रॉसेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस। ठीक है, इसी को और आगे चलते हैं। ठीक है, 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस रोग का उन्मूलन कर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़ हैज़ बीन एरेडिकेटेड, यानी कौन सी ऐसी बीमारी है जो पूरी ख़त्म की जा चुकी है। ऐसा माना जाता है, WHO ऐसा मान लेती है कि ये बीमारी अब किसी देश में नहीं रही, अब बहुत कम हो गई है, जिसके कई केस कम हो गए हैं। तो वो बीमारी कौन कौन सी है, स्मॉल पॉक्स यानी चेचक, अब आपको नहीं दिखता, बहुत कम दिखता होगा, 10 साल में कोई एक केस दिख गया। रिंडरपेस्ट, पोलियो, ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जो मान ली गई हैं कि इसको ख़त्म कर दिया गया है, रेडिकेट कर दिया गया है। तो ये सारी जो डिजीज़ हैं कौन सी हैं, स्मॉल पॉक्स, रिंडरपेस्ट और पोलियो, ये सभी मान ली गई हैं कि ये अब हमारे देश से ख़त्म हो चुकी हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर है। तो ये जो सारी जो डिज़ीज़ है ना, ये सारे डिज़ीज़ को माना गया ये क्या है, एरेडिकेट हो गई, यानी ख़त्म कर हो गई हमारे देश से। ठीक है, आगे चलें। ठीक है, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है प्रतिरक्षा प्रणाली में शामिल हैं द इम्यून सिस्टम कंप्राइज। इम्यून सिस्टम क्या होता है, इम्यून सिस्टम एक हमारे बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है जो हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो इम्यून सिस्टम प्रतिरक्षा प्रणाली शामिल है ह्यूमोरल एंड फाइब्रस सिस्टम, हाथ से रेशेदार प्रणाली, ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड सिस्टम, एंटीजेंस और लिम्फोसाइट। तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है, क्या है, उसका जो सही जवाब है वो आपका है ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड सिस्टम, यानी कोशास और कोशिका मध्यस्थ प्रणाली। ये बॉडी हमारे मेनली क्या करती है, ये इम्यून सिस्टम इट मेक द डिफेंस फॉर द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, virus, macroorganism and other any type and other any type of infection। ठीक है, यानी कि ये जो इम्यून सिस्टम है हमारी बॉडी का, इसको हम मेक द डिफेंस ऑफ फॉर द बॉडी अगेंस्ट बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड अदर टाइप ऑफ इन्फेक्शन। यानी जो इम्यून सिस्टम है ह्यूमन बॉडी का, जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे बॉडी का एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, सुरक्षा तंत्र है, जो कि हमारे शरीर को जीवाणुओं से, विषाणुओं से और किसी भी प्रकार के संक्रमण से हमारे शरीर की रक्षा करता है। तो किससे मिलकर बना होता है, ये मिलकर बना होता है ह्यूमोरल एंड सेल मेडिएटेड सिस्टम से। ठीक है, आगे चलें। तो ये है आपका ये आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए वायरल डिजीज़, यानी निम्नलिखित में से कौन एक वायरल रोग है। बहुत सारे आपको रोग दिए गए हैं, डिप्थीरिया, फाइलेरिसिस, लेप्रोसी। तो इसमें है एक रोग है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा जो कौन सी डिजीज़ है, ये जो डिजीज़ है इन्फ्लुएंजा, ये जो इन्फ्लुएंजा डिजीज़ है, ये कौन सी डिजीज़ है, इट इज़ द वायरल डिजीज़, इट इज़ द वायरल डिजीज़ और इन्फेक्शन। ठीक है, आगे बढ़े। फिर आपका आता है कार्सिनोमा राइजेस फ्रॉम द। कार्सिनोमा किस से उत्पन्न होता है। कार्सिनोमा एक तरीके की गांठ होती है, कार्सिनोमा का गांठ होती है, गांठ ट्यूमर को भी बोलते हैं। ये ट्यूमर मैलिग्नेंट भी होता है और
सिंपल भी होता है, बिनाइग्न भी होता है। जो बिलाइन होता है वो नॉन कैंसरस होता है, मैलिग्नेंट कैंसरस होता है। यानी कैंसरस का मतलब ऐसी कोशिकाओं के जो विभाजन की जो शक्ति है वो अनियंत्रित हो जाती है, अनियंत्रित रूप से विभाजित होती हैं, है ना। सेल जो डिवीज़न होता है वो अनलिमिटेड होता है, अनकंट्रोल्ड होता है, तो उसी को कार्सिनोमा बोलते हैं। तो ये पूछा गया है कि कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम द, कार्सिनोमा उत्पन्न होता है किससे, आपका उत्तर किससे कार्सिनोमा उत्पन्न होता है। तो ये जो सही जवाब है वो है एपिथेलियल, यानी किससे उत्पन्न होता है कार्सिनोमा, दैट इज फ्रॉम द एपिथेलियल सेल, यानी उपकला कोशिकाएं जो हैं एपिथेलियल सेल से ही कार्सिनोमा उत्पन्न होता है। कार्सिनोमा अराइजेस फ्रॉम द कार्सिनोमा उत्पन्न होता है, आंसर है एपिथेलियल सेल या उपकला कोशिकाओं से ही कार्सिनोमा उत्पन्न होता है। कार्सिनोमा एपिथेलियल सेल से होता है। कार्सिनोमा जो है एक तरह का गांठ होती है जो कैंसरस होती है। आगे चले, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस कॉज एड्स बाय अटैकिंग ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल कॉल्ड, ह्यूमन इम्यूनो वायरस एक प्रकार की श्वेत रक्त कोशिकाओं पर हमला करके एड्स का कारण बनता है जिसे कहा जाता है। यानी जो HIV वायरस होता है ना, HIV वायरस, HIV जो होता है, HIV कॉज्ड एड्स एंड एड्स दैट इज कॉल्ड, एड्स मीन्स acquired immunodeficiency syndrome। That is called AIDS। एड्स की जो बीमारी है वो होती है, इसको बोलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज़ कॉल्ड एड्स। जो एड्स की बीमारी होती है वो HIV वायरस के कारण होती है। ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है ना, कम्युनिकेबल डिजीज़ है, STD है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो एक तरह की बीमारी है जो कि बहुत सारे कारणों से फैलती है। सिरिंज ब्लड का जो ट्रांसफ्यूज़न होता है, ब्लड का जो एक व्यक्ति से जब दूसरे व्यक्ति में ब्लड चढ़ाया जाता है तो उसमें जिसको में कि रुधिर में अगर ये समस्या है तो उससे दूसरे को हो सकती है। हाँ, और मल्टी सेक्सुअलिटी से होती है, एक से अधिक लोगों से जब सेक्सुअल रिलेशनशिप होता है तो वहाँ से भी इस तरह के डिजीज़ होने की संभावना होती है। और बहुत सारे एनल सेक्स भी इसका एक रीज़न है ना, और बहुत सारे और रीज़न हैं जिससे एड्स स्प्रेड होता है। तो उसी में से एड्स होता क्या है, इट इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। मतलब एक तरह का सिंड्रोम इज़ नॉट अ सिंगल डिजीज़, सिंड्रोम मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिजीज़ेस, यानी कि बहुत सारी बीमारियां जिसको होती हैं उसको सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये HIV वायरस के कारण होता है और ये इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करता है, इम्यून प्रतिरक्षा तंत्र हमारे बॉडी का ख़राब कर देता है। तो इसमें किस सेल पर अटैक करता है, तो ये जो सही जवाब आपका है वो CD4 सेल, यानी कि जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कॉज एड्स पे अटैकिंग ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल इज कॉल्ड CD4 सेल। क्लियर। अब आगे चलते हैं, ठीक है। फिर है आपका एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाई, एलिफेंटियासिस किसके कारण होता है, ये एक सिंपल सा है। ये एलिफेंटियासिस जो होता है वो फाइलेरियल वॉर्म्स के कारण जो है ये होता है। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाई फाइलेरियल वॉर्म्स और फाइलेरियल कीड़ों के द्वारा होता है। फिर एलिफेंटियासिस एक बीमारी है जिसमें जो पाँव बड़े भारी हो जाते हैं, एलिफेंटियासिस, उसको फाइलेरियासिस के कारण वो होता है। ठीक है, आगे चले। फिर है स्टमक एपिथेलियल सेल इन द बॉडी सीक्रेट, शरीर में पेट की उपकला कोशिकाएं स्रावित करती हैं। तो जो हमारे बॉडी की जो स्टमक है उसकी जो एपिथेलियल सेल है वो क्या सीक्रेट करती है, तो वो दिया गया है आपके ऑप्शंस हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन है, एड्रेनालिन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है। तो क्या सीक्रेट करती है, तो इसका जो सही आंसर है, सही जो उत्तर है वो ये है, वो सही जवाब है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। ये हमारा जो स्टमक की एपिथेलियल सेल्स हैं वो सीक्रेट करती हैं। बाकी के रेस्ट ऑफ द ये जो ऑक्सीटोसिन है, एड्रेनालिन है, ये टेस्टोस्टेरोन है, ये सारे कौन से हैं, दीज आर द हार्मोन्स,
दीज आर द हार्मोन्स, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन इज बेसिकली इट इज द नोन एज द मेल सेक्स हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, ठीक है। वाइल एड्रेनालिन इट इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन, इट इज नोन एज द इमरजेंसी हार्मोन। एंड ऑक्सीटोसिन ये आपको ये एक तरह का हार्मोन होता है जो डिलीवरी के समय काम में आता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है आपका यूट्रस का, ठीक है। तो इट इज द हार्मोन दैट इज अ मेक कॉन्ट्रैक्शन फॉर द यूट्रस, यानी गर्भाशय के संकुचन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन काम में करता है। एड्रेनालिन एक इमरजेंसी हार्मोन होता है, जिसको इमरजेंसी हार्मोन करता है, ये हमारे शरीर को किसी भी आपदा के लिए तैयार करता है। कोई भी आपदा, आग लगाई तो जो लोग भागते हैं तो हमारे शरीर को प्रिपेयर कौन काम करता है? एड्रेनालिन करता है। टेस्टोस्टेरोन एक मेल सेक्स हार्मोन होता है, यानी कि नर जो ने भी पुरुष हैं उनके लिंग में का जो हार्मोन होता है वो टेस्टोस्टेरोन होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नाइट ठीक है, ये आपको दिया गया है। नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैल्मिया आर जनरली कंडीशन एसोसिएटेड विद द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी रतौंधी और जीरोथैल्मिया आमतौर पर किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से आपकी रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैल्मिया होता है। ये जो रतौंधी है और ये जो सॉरी इसमें कुछ देयर इज सम इशू एनीवे, तो ये जो आपका रतौंधी है और नाइट ब्लाइंडनेस एंड जीरोथैल्मिया आर जनरली कंडीशन एसोसिएटेड विद द डिफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन, यानी किस रतौंधी और जीरोथैल्मिया आमतौर पर किस विटामिन की कमी से जुड़े होते हैं? तो इसका सही उत्तर है विटामिन ए, यानी कि विटामिन ए की कमी से ये जुड़ा होता है। विटामिन ए को बोलते हैं रेटिनॉल, इसका केमिकल नेम रेटिनॉल है। तो रेटिनॉल जो होता है आपका, ये जो रेटिनॉल विटामिन जो होता है, ये जो रेटिनॉल है, बेसिकली रेटिनॉल इज vitamin A is not a kind of the vitamin A is not a kind of vitamin that is found in originally. It is found in the it is produced by the some kind of the pigments. तो ये जो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। आगे चले। ओके, तो दूसरा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल यूनिट ऑफ एब्जॉर्प्शन, निम्नलिखित में से कौन खाद्य अवशोषण की कार्यात्मक इकाई है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन, यानी कि जब हमारे बॉडी में फूड डाइजेस्ट हो जाता है, भोजन पच जाता है, तो कैसे वो अवशोषित होता है, कैसे वो एब्जॉर्ब होता है? तो आपको पता है, जैसे हमारा भोजन हम जब खाते हैं तो हमारे पेट में जाता है, फिर इसका डाइजेशन होता है, पच जाता है, फिर आगे जो बड़ी आंत, तो छोटी आंत आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें भोजन को अवशोषित किया जाता है। तो अवशोषित करने के लिए हमारे उसी आंतों के अंदर एक कुछ छोटे छोटे प्रवर्ध निकले होते हैं, जिसको विलाई बोलते हैं, है ना। वो उसी तरीके से होते हैं, धागों के जैसे कुछ संरचनाएं होती हैं जो पूरे उसमें पाई जाती हैं और जो कि खानों को अवशोषित कर लेती हैं। तो इनको हम लोग विली बोलते हैं या फिलाई, दैट इज़ कॉल्ड विली। ये उसकी इकाई होती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शनल यूनिट ऑफ फूड ऑब्जर्वेशन, दैट इज़ अ विलाई, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आता है आपका 40 क्वेश्चन, दैट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड एज, मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकतम मात्रा का परिवहन किस प्रकार होता है? तो ये इसकी जगह होगा, या किस प्रकार होता है, ठीक है। तो किस प्रकार होता है? तो 3-4 प्रकार आपको दिए हुए हैं, तो इसमें से सही जवाब आपका है, यानी जो CO2 होता है, जो हमारे बाइकार्बोनेट है, एप है, यानी बाइकार्बोनेट के रूप में जो मैक्सिमम CO2 है वो हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है पूरे ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। तो दैट इज़ अ CO2। आगे चलें।
विच पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज़ कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मानव शरीर के किस अंग को केंद्रीय तंत्र का अंग माना जाता है? तो इसमें आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं, गुर्दे, किडनी, लिवर, ब्रेन, मस्तिष्क। तो जाहिर सी बात है यहाँ आपका जो ब्रेन है, ये मस्तिष्क, इसको हम लोग बोलते हैं, यही सही जवाब है। इसी को हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट माना गया है। तो CNS जो नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम वो दो तरीके का होता है, CNS और PNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट जो होते हैं वो कौन से होते हैं? वो होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, मस्तिष्क और मेरी रज्जु या रीढ़ की हड्डी। ठीक है, आगे चले। ये है ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सारे एंजाइम किससे मिलके बने हैं? ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ, कि सारे जो एंजाइम्स हैं किससे मिलके बने? तो सारे एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीनेशियस बाय नेचर। तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस बाय नेचर, दिस इज द राइट आंसर। बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एन एंजाइम, इसको हम लोग यहाँ पे बात में लिख लेते हैं। ऑल द एंजाइम्स आर protein but all the proteins are not an enzymes। ठीक है, यानी कि जो सारे एंजाइम्स हैं वो क्या है? प्रोटीन है, लेकिन सारे जो प्रोटीन हैं वो क्या है? वो एंजाइम नहीं हो सकते। ठीक है, ये बात है कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, यानी जितने भी एंजाइम हैं वो बेसिकली क्या होंगे? प्रोटीन होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारा जो प्रोटीन है वो क्या हो? वो एंजाइम हो। ठीक है, यहाँ तक बात खत्म हो गई है, आगे चले। This question is, which is the most abundant gas of the atmosphere? It is a very important, very important, as well as a very in generally we know that the nitrogen is the most important gas of the atmosphere. Nitrogen is the most abundant gas of the atmosphere, and most abundant यानी वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में जो गैस पाई जाती है उसको नाइट्रोजन बोलते हैं। It is the most abundant gas of the atmosphere, that is nitrogen, and it is found around the 78.09% among the atmosphere। ठीक है, which is the most abundant gas of the atmosphere। Next abundant gas है ऑक्सीजन, that is a 20.95%। ठीक है, it's around 21% और 21%। ठीक है, तो ये सारा कुछ है, आगे चलें। द टर्म इकोसिस्टम वॉज गिवन बाई, एक शब्द पारिस्थितिकी तंत्र किसके द्वारा दिया गया था? तो मैंने इससे पहले भी आपको बताया था, तो दिस इज द राइट आंसर इज A.G. Tenzile। A.G. Tenzile हु हैज़ गिवन द टर्म इकोसिस्टम, शब्द पारिस्थितिकी को सबसे पहले किसने दिया था? A.G. Tenzile ने दिया था। A.G. Tenzile हैज़ गिवन द टर्म इकोसिस्टम। ठीक है, who is considered as the father of genetics? That is the who is considered as the father of genetics? आंसर इज द G.J. मेंडल, यानी ग्रेगर जॉन मेंडल को हम लोग क्या बोलते हैं? फादर ऑफ जेनेटिक्स बोलते हैं। ग्रेगर जॉन मेंडल और G.J. मेंडल इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज द सेल थ्योरी इज प्रेजेंटेड बाय द, सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई? कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? एम स्लाइडेन, टी श्वान, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दीज। तो जो सेल थ्योरी थी वो दैट बीइंग जॉइंटली प्रेजेंटेड बाय द एम स्लाइडेन एंड टी श्वान। सेल थ्योरी बीइंग जॉइंटली प्रेजेंटेड बाय द एम स्लाइडेन एंड टी श्वान, बोथ हैव गिवन सेल थ्योरी
and they are presented cell theory. This is the right answer is the both A and B. ठीक है. Next question. The gene is considered as gene को एक रूप में जाना जाता है smallest segment of DNA, smallest segment of RNA, smallest segment of ribosome, none of the above. यानी DNA का सबसे छोटा खंड, RNA का सबसे छोटा खंड, राइबोसोम का सबसे छोटा खंड और प्रोथ में से कोई नहीं. तो इसका जो सही जो आंसर है वो है आपका स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द DNA का सबसे छोटा खंड है, दैट इज कॉल्ड जीन. जीन इज द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द DNA मॉलिक्यूल्स. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके. जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट फ्रॉम द जीन. में चरित्र लक्षण नहीं होगा यहाँ पर, ये चरित्र नहीं होगा. बेसिकली जीन लक्षण के संचरण के लिए जिम्मेदार है ना. ये दोनों चीज़ें यहाँ नहीं होंगी. जीन लक्षण के संचरण के लिए जिम्मेदार है, मतलब जीन्स जो होते हैं दे आर द स्मॉलेस्ट सेगमेंट ऑफ द DNA मॉलिक्यूल. दे बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये गुणों को ले जाते हैं और इसी के लिए जिम्मेदार होते हैं. ठीक है. तो जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर. आंसर आपका दिया हुआ है वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन. एक अगली पीढ़ी के लिए, एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी, वन सेल टू द नेक्स्ट सेल, एक सेल से अगले सेल के लिए, वन क्रोमोसोम टू द नेक्स्ट क्रोमोसोम, अगले गुणसूत्र से एक गुणसूत्र, नन ऑफ द अबव. तो इसका जो सही आंसर है वो ये है वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में. ठीक है. तो दिस इज द राइट आंसर. द राइबोसोम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स आर. तो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक दो तरह के सेल्स होती हैं, आपको पता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स आर नोन एज द प्रिमिटिव सेल, यूकैरियोटिक ऑफ द सेल आर नोन एज द मॉडर्न सेल. एंड राइबोसोम इज ऑल्सो टू टाइप्स, 70S एंड 80S. यानी जो राइबोसोम होते हैं वो भी दो तरीके के होते हैं, 70S एंड राइबोसोम 80S, सॉरी. तो इसका जो सही जवाब है वो आपका है, इसका जो सही जवाब है वो आपका है कि 70S. यानी कि द राइबोसोम ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल आर द 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में, और यूकैरियोटिक सेल्स में 80S का राइबोसोम आपको मिलता है. ठीक है. तो यू नो द राइबोसोम बेसिकली जो 70S है वो प्रोकैरियोटिक्स में है, 80S आपको यूकैरियोटिक सेल्स में मिलता है. ठीक है. 70S को जो डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 50S में एंड 30S में. 80S को डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 60S में एंड 40S में. ठीक है. आगे चलेंगे, इसके सब यूनिट्स है वो. और द लास्ट क्वेश्चन इज द राइबोसोम आर एसोसिएट विद द. राइबोसोम किसके साथ जुड़े होते हैं? फैट सिंथेसिस, ग्लूकोज सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, नन ऑफ द दीज. तो इसका जो सही उत्तर है वो ये है कि जो राइबोसोम होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन संश्लेषण से जुड़े होते हैं. द राइबोसोम आर एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम किससे जुड़े होते हैं? राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण से जुड़े होते हैं. ओके. तो राइबोसोम आर बेसिकली एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस, यही इसका सही उत्तर है. ठीक है. तो दीज आर द सम 50 क्वेश्चंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, for your MNS examination. Hope so all of you are get benefited from these questions and the discussion followed by these questions. तो आप सभी लोगों ने जो आज हम लोगों ने जो 50 प्रश्न देखे हैं आपके साथ, हम उन प्रश्नों पे हमने बात करी है. उम्मीद करते हैं कि ये 50 प्रश्न आपके और आपकी तैयारी के लिए बहुत उपयोगी होंगे और निश्चित रूप से आने वाली परीक्षाओं में आपको इसका लाभ मिलेगा. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. थैंक यू. डिफेंस की सफल तैयारी केवल त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ. पाएं रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एक्सक्लूसिव स्टडी मटेरियल, एक्स्ट्रा स्टडी नोट्स, डाउट क्लियरिंग सेशंस और भी बहुत कुछ. डिफेंस की तैयारी होगी पूरी क्योंकि TDA है ना. आज ही डाउनलोड करें देश का नंबर 1 TDA लर्निंग ऐप.